एक मित्र ने पत्र लिखा है, साथ में प्रार्थना की कि उनका नाम ना बताऊं। लिखा है, भगवान, विगत कुछ दिवसों से प्रतिदिन प्रातः प्रवचन में निरंतर आपके द्वारा विवाह जैसे पवित्र, धार्मिक तथा सुखदायी संबंध पर की जाने वाली विषैले व्यंग्यवाणों की घनघोर वर्षा से मुझ विवाहित का हृदय छलनी होकर आक्रोश व प्रतिशोध की ज्वालाओं में जल भुन रहा है। यदि आपने शीघ्रातिशीघ्र शादी का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो आपको चेतावनी दिए देता हूं कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। यह धमकी नहीं, 100% सत्य एक पूर्व घोषणा है कि अगर आपने आगे से अब पति पत्नी का कोई भी लतीफा सुनाकर मेरी सामाजिक व दाम्पत्य भावनाओं पर प्रहार किया, वह दुष्ट अभी अभी बाहर चली गई, तो मैं सह ना सकूंगा और भावावेश में आकर अपनी बीवी को तलाक दे बैठूंगा और फिर जो होना हो सो हो। फिर फिक्र नहीं है, आपका आशीर्वाद तो सदा साथ है ही। प्रवचन में मेरा नाम ना ले देना भगवान, इतनी कृपा रखना। थोड़ा लिखा ज्यादा समझना, वह फिर वापस आ रही है, अतः आप बंद करता हूं। पांचवा प्रश्न, भगवान, लगता है आप बचपन में बहुत उपद्रवी रहे होंगे। इतने उपद्रव, तौबा। रंजन भारती, तू सोचती है मैं अभी भी बदल गया हूं? मुझे तो कुछ भेद दिखाई पड़ता नहीं। वह ज़ेन कथा तो मैंने बहुत बार तुमसे कही, आज फिर कहता हूं कि एक आदमी ज़ेन सदगुरु रिंझाई से मिलने गया था। उसने रिंझाई से पूछा कि आप जब ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे, बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे, तो क्या करते थे? रिंझाई ने कहा, कुएं से पानी भर के लाता था, लकड़ियां जंगल से काटता था, भूख लगती थी तब खाना खाता था, नींद आती थी तब सो जाता था। उस आदमी ने कहा कि ठीक, फिर जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उसके बाद आप क्या करते हैं? उसने कहा, कुएं से पानी भर के लाता हूं, जंगल से लकड़ी काटता हूं, जब भूख लगती खाना खाता हूं, जब नींद आती तब सो जाता हूं। उस आदमी ने कहा, ये तो बड़ी हैरानी की बात हुई, इन दोनों में भेद क्या? रिंझाई ने कहा, वही तो मैं सोचता हूं कि भेद क्या। इतना ही भेद है कि तब जो हो रहा था सब नींद में था, अब सब जाग कर है। यूं बाहर से तो सब वही का वही है। बचपन में भी जो उपद्रव में कर रहा था वो उपद्रव नहीं थे, आज जो कर रहा हूं उसकी पूर्व भूमिका थी। नींद में टटोलना था। अब जो कर रहा हूं वो रोशनी में कर रहा हूं, मगर वही कर रहा हूं स्वभावता। अब विस्तार बड़ा हुआ है, जो भी कर रहा हूं परिपूर्ण रूप से सजग हूं। लेकिन आज जब लौट के देखता हूं तो ऐसा मुझे नहीं लगता
कि बचपन में भी मैंने कोई उपद्रव किए। आज तो लौट कर देखता हूं तो मुझे उनमें भी एक अंधेरे में टटोलती हुई अन्वेषक की दृष्टि ही मालूम पड़ती। आज लौट कर देखता हूं तो जरूर अस्त व्यस्त था उपक्रम, अराजक था, लेकिन तलाश ठीक दिशा में ही चल रही थी। जैसे उदाहरण के लिए तुझे कहूं, हाई स्कूल के दिनों में मुझे सबसे बड़ी तकलीफ टोपी से रही। टोपी लगाना मुझे कभी रास ना आया। यूं टोपी से मुझे कोई दुश्मनी ना थी। ऐसे तरह तरह की टोपियों से मुझे लगाव है। मेरे पास करीब करीब दुनिया भर से टोपियां आती, मित्र ले आते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे टोपियां पसंद है। तब भी पसंद थी, मगर एक कारण से मुझे अड़चन थी कि स्कूल में टोपी जबरदस्ती लगवाई जाती थी। टोपी लगानी ही पड़ेगी, बस वहां मेरा विरोध था, स्वभाव था। मेरे अध्यापक, मेरे प्रधान अध्यापक, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग समझते ये उपद्रव, और कोई भी कहेगा उपद्रव। मैंने लेकिन बहुत सहा उसके लिए, मगर टोपी नहीं लगाई तो नहीं लगाई। कितने दिनों कक्षाओं के बाहर ही खड़ा रखा गया। कितने बार कहा कि जाओ स्कूल के 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर की जगह 17 चक्कर लगा आया। शिक्षक सिर पीट लेते कि हमने तुमसे 7 कहे, तुमने 17 क्यों लगाए। मैंने उनसे कहा कि व्यायाम करने में कोई हर्ज नहीं, और बाहर रहना मुझे ऐसे भी पसंद है। शुद्ध हवा भी मिलती है, पशु पक्षियों पौधों से भी दोस्ती बनती है, और भीतर तुम जो 1000 तरह की व्यर्थ की बकवास करते हो उससे भी बचना हो जाता। सो अंततः उन्होंने मुझे भीतर बिठाना शुरू कर लिया। ऐसे आदमी को बाहर बिठाने से क्या फायदा। मुझे सजा में दंड बैठक लगाने को कहते थे तो मैं लगाए चला जाऊं। वहां पर रुको भी। मैंने कहा कि जरा और लगा लेने दें, आज सुबह मैंने व्यायाम किया ही नहीं। कहते तुम आदमी कैसे हो, तुम्हें इस बात का भी समझ नहीं है कि हम दंड दे रहे हैं। तो तुम दे रहे होगे दंड, मगर हम दंड लें तब। हम तो हर चीज से जो भी लाभ ले सकते हैं लेते। टोपी नहीं लगाएंगे जब तक कि सिद्ध ना कर दो कि टोपी लगाने की वैज्ञानिकता क्या है। इससे बुद्धि बढ़ेगी। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो टोपी क्यों लगाएं, फिर सरदारों जैसा साफा क्यों ना बांध। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो फिर साफे से तो और ही बढ़नी चाहिए। फिर सरदारों के पास तो जैसी बुद्धि होनी चाहिए किसी के पास होनी नहीं चाहिए। तो टोपी क्यों, साफा बांध के आएंगे। मेरे प्रधान अध्यापक अपने सिर से हाथ लगा के बैठ जाते थे। कहते कौन तुमसे बकवास करे, या तो साफा बांधोगे या टोपी भी ना लगाओगे। मैंने कहा कि मैं सीधा सीधा विचार पूर्वक उत्तर चाहता हूं। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो फिर साफे से ज्यादा बढ़ेगी, और जितना लंबा साफा होगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो सरदार तो गजब कर देते। फिर तो सरदारों के संबंध में सब मजाक है वो गलत है। स्कूल में सिर्फ बंगालियों को आज्ञा थी कि वो टोपी चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि बंगाली टोपी लगाना पसंद नहीं करते। और मैं उनसे कहता कि तुम देखते हो
कि इस देश में बंगालियों के पास जितनी बुद्धि होती उतनी सरदारों के पास तो नहीं होती। जरूर टोपी न लगाने से बुद्धि को कुछ खुलापन मिलता है, खिड़कियां खुलती हैं। तो क्या बकवास लगा रखी। मैंने कहा फिर आखिर बंगालियों के पास बुद्धि कैसे? और सरदार जो कस के बांधे हुए हैं साफा, उसका परिणाम स्वभावता यह होता है कि लड़ने झगड़ने को तत्पर। साफा इतना बंधा हुआ है कि वो तैयारी बैठे हुए हैं कि आजा, हो जाए दो हाथ, कि कुछ तो राहत मिले। वाह गुरु जी का फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, हो जाने दो। साफा बंधवाए ही इसलिए था कि उनका तत्क्षण हाथ कृपाण पे चला जाए। मैंने कहा मुझे कोई कृपाण चलानी नहीं, टोपी में लगाऊं क्यों? कोई कारण मेरे सामने साफ कर दो। कारण वो मुझको समझा नहीं पाए। सजा मुझको जितनी दे सकते थे दिए। मैंने कहा सजा मैं झेलूंगा, लेकिन कारण जब तक नहीं बताओगे तब तक तुमको भी सजा देने का अंतःकरण में पीड़ा रहेगी। और उन सबको पीड़ा थी क्योंकि को अकारण सजा दे रहे हैं। फिजूल की बात है टोपी, मगर ये भी जिद्दी है। और एक को अगर आज्ञा दें कि टोपी मत लगाओ तो सब गड़बड़ खड़ी हो जाए। और जो टोपी के संबंध में मेरा हिसाब था वही मेरा हर चीज के संबंध में हिसाब था। कवायद करना, क्यों घूमे बाएं, क्यों घूमे दाएं, क्या फायदा बाएं दाएं घूमने से? मुझे रोज करीब प्रधान अध्यापक के कमरे में जाना पड़ता था बैंत खाने के लिए। मैं अभ्यस्त हो गया था, वो भी अभ्यस्त हो गए थे। पहले पहले तो पूछते थे कि क्या किया इसने, फिर आज क्या किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा पूछने से सार क्या, ये कुछ ना कुछ रोज करता ही है। तो मैं पहुंचूं, मैं हाथ आगे करूं, वो बैंत मारे, मैं विदा। एक दिन यूं हुआ, संयोग से हुआ कि जो विद्यार्थी कक्षा में सबसे ज्यादा तगड़ा था, जिस पे कक्षा के शिक्षक को भरोसा था कि मुझे ले जा सकेगा अध्यापक, प्रधान अध्यापक के कमरे तक, जो मुझे हमेशा ले जाता था, उसने कुछ गड़बड़ की। और शिक्षक ने कहा कि अच्छा आज अच्छा मौका है। मुझसे कहा कि आज तुम इसे ले जाओ, ये रोज तुम्हें ले जाता, तुम इसे आज ले जाओ। मैं भी बड़ा खुश उसको लेके पहुंचा। मैं अंदर पहुंचा कि उन्होंने उठाया बैंत और बस मेरे हाथ पे बैंत जड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कहा क्यों? मैंने कहा आज मैं इसको लाया हुआ हूं, मैं नहीं आया हुआ हूं। बैंत मुझे दो आप, आज बैंत मैं आपको मारूंगा। कम से कम पूछा तो होता, इतना शिष्टाचार तो होनी चाहिए कि कौन किसको लाया है। मैंने कहा मैं यहां से हटूंगा नहीं, वो बैंत आप मुझे दे दो, धीरे से मारूंगा। हालांकि तुमने मेरे साथ कभी कोई रियायत नहीं की है। वो प्रिंसिपल मुझे बाद में भी मिल जाते थे, वो कहते थे याद है तूने मुझे बैंत मारा था? किसी ने मेरी जिंदगी में मुझे बैंत नहीं मारा, विद्यार्थी और अध्यापक को बैंत मारे। मगर मुझे भी बात तो जची कि तू ठीक तो कह रहा है, कि मुझे कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। मैंने पूछना ही बंद कर दिया था। ये बात इतनी तय हो गई थी कि तुझे रोज आना है, मुझे रोज मारना है, फायदा क्या पूछने से कि कसूर क्या, हो गई कुछ ना कुछ कसूर। टोपी लेकिन मैंने नहीं लगाई। ऐसे कभी कभी स्कूल के बाहर में टोपी लगा के निकलता था। एक दिन हेडमास्टर मुझे रास्ते पे मिल गए, टोपी लगाए चले जाना। का सुनो टोपी क्यों लगाई हुई? मैंने कहा मैं अपना मालिक हूं, जहां लगाना वहां लगाएंगे और जहां नहीं लगाना वहां नहीं लगाएंगे। इधर कोई हमसे लगवा नहीं रहा, खुद लगाए हुए। आज लगता है कि उपद्रव था, लेकिन मैं जानता हूं कि उपद्रव नहीं था। मैं अपनी निजता की तलाश में था, वही खोज बढ़ती रही।
उस खोज में कोई फर्क नहीं आया। किसी को परेशान करने के लिए भी मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिस समाज में पैदा होना पड़ा है वो समाज कितनी स्वतंत्रता देता है, कितनी बुद्धिमत्ता देता है, कितने बुद्धि को विकास के अवसर देता है। मगर नहीं, ये समाज मारता है बुद्धि को, मिटाता है बुद्धि को, नष्ट करता बुद्धि को। जब मैं स्नातक हुआ और एमए में प्रथम श्रेणी में प्रथम आया तो मेरे अध्यापक, मेरे प्रोफेसर, मेरे विभाग अध्यक्ष, मेरे वाइस चांसलर सब बड़े गौरवान्वित थे। फिर जब दीक्षांत समारोह हुआ तो स्वभाव था, मैं प्रथम खड़ा किया गया था। वो मौका मैंने नहीं छोड़ा। मैंने खड़े होकर कहा कि मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं, इसके पहले कि आप आशीर्वाद दें, क्योंकि अब मैं विदा हो रहा हूं। यह आखिरी दिन है मेरा इस विश्वविद्यालय में। ये काला चोगा मुझे क्यों पहनाया गया है? और ये आप सब डीन और चांसलर और वाइस चांसलर और मेहमान जो बुलाए गए हैं और जिनको डीलिट दी जाने वाली है, ये सब काले चोगे क्यों पहने हुए? क्योंकि काला रंग तो मातम का रंग। क्या आप समझ रहे हैं हम लोग मर गए? वो बहुत चौंके। एक क्षण को सन्नाटा छा गया पूरे दीक्षांत भवन में कि उपद्रव इसने कुछ किया। उनको लगा ही होगा कि उपद्रव है, लेकिन मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि काला रंग तो हमेशा लोग मातम के समय पहनते। ये उत्सव मनाया जा रहा है कि मातम मनाया जा रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये काले कपड़े, ये काला रंग, ये तो मौत का लक्षण है। आज के दिन तो कम से कम हमारे साथ शिष्टता का व्यवहार किया होता। और ये सब भूत प्रेत बन के तुम खड़े हुए हो, शर्म नहीं आती? क्या तुम आशीर्वाद दोगे? तुम मर गए, अब तुम घोषणा हमारी कर रहे, हम भी मर गए। मैं जिंदा हूं। और मैंने वो चोगा निकाल के फेंक दिया, वो टोपी निकाल के फेंक दी। मुझे जल्दी से भवन के बाहर ले जाया गया कि अब बाहर चलो, तुम बाहर आओ, फिर पीछे बात करेंगे। उत्तर तुम्हें बाद में दिया जाएगा। मैं बाद में रोज वाइस चांसलर के घर पहुंचता था कि उत्तर, कहते क्या उत्तर दें तुम्हें? यूं तुम बात ठीक भी कह रहे हो, मानते हैं भाई कि तुम बात ठीक करे, मगर ऐसे वक्त पे तो उपद्रव खड़ा नहीं करना था। सबके सामने फजीयत करवा दी। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। बात तो ठीक है कि काला रंग मातमी रंग है, सारी दुनिया में मातमी रंग है। काला रंग भूत प्रेतों का रंग है, यमदूतों का रंग है। यमदूत भी बिल्कुल काले और काले भैंसे पे बैठ के आते। ये तुम क्या रंग बना रखे हो? मैंने कहा। मगर मैं समझता हूं इसका अर्थ, इसके भीतर चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, इस बात की सूचना है कि विश्वविद्यालय इतने लोगों को मारने में, हत्या करने में सफल हो गया, इनकी जिंदगी खराब करने में सफल हो गया, इनकी बुद्धि मटिया मैट कर डाली गई। मैं घोषणा करना चाहता हूं कि मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं और मैं जिंदा रहूंगा। और मैं तुम्हारा काला चोगा डाले जाता हूं इस घोषणा की तरह। वो तो ये उपद्रव ही समझा जाएगा, स्वभाव था। लेकिन उपद्रव ये था नहीं, ये सब नकल पट्टी है। क्योंकि पश्चिम में चलता है काला चोगा, भारत में भी चलता है काला चोगा। न पश्चिम के पास कोई दलील है, न भारत के पास कोई दलील है। काला चोगा किस लिए? अगर दीक्षांत समारोह में कोई रंग ही पहनाने का हो तो शुभ्र सफेद होना चाहिए, क्योंकि सफेद सारे रंगों का प्रतीक है। सफेद रंग का अर्थ होता है सारे रंगों का जोड़।
इंद्रधनुष। अगर सारे रंगों को हम इकट्ठा मिलाएं तो सफेद रंग बनता है। सफेद रंग जीवन का प्रतीक है, और सफेद रंग निर्दोषता का भी प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। सफेद रंग सरलता का भी प्रतीक है, स्वच्छता का भी प्रतीक है। काला रंग तो गंदगी का प्रतीक है, मौत का, मातम का। इसको क्यों लादे हुए हो सिर पर? मैं सिर्फ जवाब चाहता था, लेकिन स्वभावता समझा गया कि ये उपद्रव है। ये उपद्रव नहीं था। आज भी मैं कहता हूं कि ये उपद्रव नहीं था। कहीं किसी को परेशान करने की कोई आकांक्षा नहीं थी, कभी जीवन में वैसी आकांक्षा नहीं रही। लेकिन स्वभावता मैं उनकी भी स्थिति समझ सकता हूं जो पदों पर बैठे हैं, प्रतिष्ठित हैं। उनको लगेगा कि मैं परेशान कर रहा हूं, मैं हैरान कर रहा हूं। रंजन तो पूछती है कि आप बचपन में बहुत उपद्रवी रहे होंगे। हां, औरों की तरफ से उपद्रव कहा जा सकता है, मेरी तरफ से कभी उपद्रव मैंने किया नहीं। और जो मैं तब करता था वही मैं अब भी कर रहा हूं, सिर्फ उसका आयाम गहरा हुआ है, उसका विस्तार हुआ है, उस बात में और बल आया है। वही बगावत आज भी सिखा रहा हूं, वही जीवन आज भी सिखा रहा हूं, वही अन्वेषण सत्य का, वही खोज आज भी हजारों लोगों के हृदय में जलाने की चेष्टा में संलग्न। सन्यास मेरे लिए विद्रोह है, बगावत है। सन्यास मेरे लिए अन्वेषण है, आज्ञाकारिता नहीं। सन्यास सबसे बड़ी क्रांति है इस पृथ्वी पर, मगर क्रांति तो उपद्रव मालूम होगी न्यस्त स्वार्थों को। मैं जो बचपन से करता रहा हूं वो भी क्रांति ही थी, यद्यपि एक बच्चे के द्वारा की गई क्रांति थी, तो इतना तो मानना ही होगा कि वो अंधेरे में टटोलने जैसी क्रांति थी। वे कदम स्पष्ट नहीं थे, स्पष्ट हो नहीं सकते थे, मगर धीरे धीरे स्पष्ट होते चले गए। मुझे न मालूम कितने विश्वविद्यालय कॉलेजों से निकाला गया, सिर्फ इसीलिए कि मैं अध्यापकों को बेचैनी पैदा कर रहा था। मैं किसी को बेचैन नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ चैन की तलाश में था। मैं चाहता था कि जीवन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलने चाहिए। आखिर विश्वविद्यालय किस लिए? तुम्हारे बुद्धिमत्ता पर जंग मार देने को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की धार को खत्म करने को, बोथला कर देने को, या तुम्हारी बुद्धिमत्ता को धार देने को? अगर धार देने को है तो मैं जो कर रहा था वो उपद्रव नहीं था, वही होना चाहिए। और अगर तुम्हारी तलवार की धार को मारने का ये सब उपाय चल रहा है तो स्वभावतः उपद्रव था। लेकिन तब मैं मानता हूं कि वो उपद्रव आदरणीय, सम्मान योग्य है। मैंने कभी भी एक क्षण को भी ऐसा कोई काम नहीं किया जीवन में जिसके लिए मैं पछताया हूं। आज भी कोई पछतावा नहीं मुझे किसी बात का। जो मैंने किया, जैसा मैंने किया, वो मैंने उस समय जितनी मुझ में सूझबूझ थी उसके अनुसार ही किया है। उसमें जरा भी मुझे पछतावा नहीं। उससे ज्यादा सूझबूझ उस समय थी भी नहीं, इसलिए उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। मगर कभी अपनी सूझबूझ के विपरीत नहीं गया, कभी अंधानुकरण नहीं किया। और उस सब का ही ये फल है कि आज जो मैं हूं, जैसा हूं वैसा हूं। उस सब ने मेरे जीवन को एक बल दिया है, एक केंद्र दिया है, जड़ें दी। मेरी आस्तिकता थोथी नहीं है,
मेरी आस्तिकता नास्तिकता की आंख से गुजरी। मेरे उत्तर किताबी नहीं, शास्त्रीय नहीं, मैंने खुद पूछे हैं वर्षों तक, मैंने खुद खोजा है, सब तरफ से परखा और जांचा है, और उस परख और जांचने में जो भी मुझे सहना पड़ा है, उसे सहने में मैंने कभी कोई किसी तरह का समझौता नहीं किया, सदा सहने को राजी रहा हूं। किसी विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया तो मैंने कोई समझौता नहीं किया। मैं चुपचाप निकल गया हूं, शान से निकल गया हूं, गौरव से निकल गया हूं। जिन्होंने मुझे निकाला है उनके भीतर अपराध भाव रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें दुख है कि हमें तुम्हें विश्वविद्यालय से अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी शिकायतें हैं कि हम क्या करें। और हम जानते हैं कि शायद तुम जो कहते हो ठीक ही कहते हो कि विश्वविद्यालय में तो प्रतिभा पर निखार रखने की चेष्टा होनी चाहिए, मगर हम क्या करें, संस्था चलानी। मैंने कहा तुम संस्था चलाओ, मुझे समझौता नहीं करना है। मैं शान से विदा हो रहा हूं, मैं गौरवान्वित हूं कि तुमने मुझे निकाला। जब मेरी बात लाखों हजारों लोगों को प्रीतिकर लगने लगी, और जब लाखों लोग उत्सुक होकर मेरी बात सुनने लगे, और मेरे अध्यापक, मेरे वाइस चांसलर पुराने, मेरे शिक्षक मुझे मिल जाते थे कभी, तो वो कहते थे हमने कभी सोचा भी ना था, हम कभी मान भी ना सकते थे कि तुम जैसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। मैंने कहा मैं उस दिन भी धार्मिक था, वो बीज था, आज फूल खिले। न तुम उस दिन धार्मिक थे, ना आज तुम धार्मिक हो। तुम में बल ही नहीं, तुम निर्वीर्य हो। मैं अध्यापक हुआ एक विश्वविद्यालय में, वहां के कुलपति थे पंडित कुंजीलाल दुबे। न तो बुद्धिमत्ता थी कुलपति होने की, न शिक्षण था ऐसा उनका। राजनीतिज्ञ थे, होशियार राजनीतिज्ञ थे। सारा प्रदेश उनको पंडित चाबीलाल दुबे कहता था। कुंजीलाल दुबे तो उनका नाम था, मगर लोग कहते थे चाबीलाल दुबे, क्योंकि उनके हाथ में बड़े बड़े नेताओं की चाबी थी। वो खुशामद में बड़े कुशल थे, वो किसी का भी ताला खोल लेते थे, और खुशामद के बल वो चढ़ते चढ़ते। वकालत उनकी चली नहीं, वकील की भी योग्यता नहीं थी उनमें, वकालत चली नहीं, कभी कोई मुकदमा जीते नहीं। धीरे धीरे कोई उनके पास आता भी नहीं था मुकदमा लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए। फिर वो राजनीति में घुस गए और वहां उन्होंने अच्छी सफलता पाई। वो मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, फिर उपकुलपति हो गए विश्वविद्यालय के। न उनकी योग्यता थी, न कोई क्षमता थी। एक सभा में मैं उनके साथ बोल रहा था, वो मुझसे पहले बोले, मैं उनके पीछे बोला। मैंने कहा कि अभी आपने पंडित चाबीलाल दुबे को सुना? एकदम सन्नाटा फैल गया, लोग घबरा गए। मैंने कहा घबराएं मत, भूल से सच्ची बात मेरे मुंह से निकल गई। चाबीलाल तो बहुत नाराज हो गए, उठ के जाने लगे। मैंने कहा बैठिए, उठ के कहीं जाना नहीं। मैं जो कह रहा हूं इस प्रदेश का एक एक आदमी कहता है, सिर्फ आपके सामने नहीं कहते ये लोग। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, यही आपका नाम है और यही आपका काम है, आप भी भली भांति जानते हो। जाते कहां हो, बैठ जाओ। वो वहां तो घबरा के बैठ गए, क्योंकि एकदम से जाएं भी कहां। और जनता ने एकदम तालियां पीटी
और लोगों ने कहा कि बात तो सच्ची। मैंने कहा इतने लोग हैं, मैं पूछता हूं लोगों से कि लोग हाथ उठा दें कि मैंने भूल से सच्ची बात कही है या नहीं। तो लोगों ने हाथ उठा दी कि बात तो सच्ची है। सब इनको चाबीलाल ही कहते हैं, इनको कोई कुंजीलाल तो कहते ही नहीं। उन्होंने मुझे घर बुलवाया और कहा कि मुझसे कुछ नाराज हो, क्या बात है, क्यों ऐसा उपद्रव किया। मैंने कहा मैंने कोई उपद्रव नहीं किया, मैं नाराज नहीं। और आप ख्याल रखना, आपकी चाबी मुझ पे काम नहीं करेगी। वो आप राजनेताओं को मनाते रहे। तो उन्होंने कहा फिर ये विश्वविद्यालय तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं गौरव से छोड़ सकता हूं, ये 2 कौड़ी की नौकरी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। नौकरी की कीमत पर जो सच है उसको मैं छिपा नहीं सकता, और जो मैंने वहां कहा है उसको मैं वापस नहीं ले सकता। आप ही चाबीलाल नहीं हो, इस देश के सारे राजनीतिक चमचे, उनका सबका धंधा यही है। सच तो यह है कि आप में अगर थोड़ी भी अकल हो तो आपको उपकुलपति से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सज्जन ने एक दफा टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तो उनके बाबत कहानी प्रचलित थी पूरे गांव में कि उन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन करते वक्त कहा कि आप सब जानते ही होंगे कि 3 तरह के खेल होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टूर्नामेंट। तो आप उपकुलपति विश्वविद्यालय के उनकी हिम्मत तो पड़ी नहीं कि मुझे निकाल सकें विश्वविद्यालय से, क्योंकि उनको पता था कि मैं और शोरगुल मचाऊंगा, कुछ और उपद्रव हो जाएगा। और आए दिन यह हो जाता है कि सभाओं के मंच पर संयोग वसात वो मुझे मिल जाते, धार्मिक सभाओं के मंच पर जहां मैं भी बोल रहा वो भी बोल रहे। वो मेरी खुशामद के लिए मुझको पंडित जी कहने लगे, आइए पंडित जी। मैंने कहा कि देखिए, पंडित शब्द मेरे लिए गाली है, भूल के आप मुझसे पंडित जी मत कहना। अरे उनका आप आदमी कैसे, तो मैं आदर में कह रहा हूं। मैंने कहा ये मेरे लिए आदर नहीं, इस देश में लोग पंडित जी तो आदर में ही कहते हैं, मैं पंडित हूं ही नहीं और मैं इसको अनादर मानता हूं। आप मुझको और कुछ भी कहें, पंडित भूल के मत कहना। आप सोचते होंगे ऐसे मेरी खुशामद करेंगे कि आइए पंडित जी। एक बार तो वो इतने क्रुद्ध हो गए कि माइक पर वो बैठे थे, बोल रहे थे, और तभी बीच में मैं पहुंचा। बस उनने मुझे देखा, होश हवास खो दिया। वो भूल ही गए कि माइक मुंह के सामने। कहा कि हम 2 में से कोई एक ही इस सभा में हो सकता है, या तो मैं बोलूंगा या ये बोलेंगे। बाद में उनको समझ में आया कि माइक था, सारी जनता ने सुन लिया। मैंने कहा कि मुझे अकेले में मिलते हो तो कहते हो पंडित जी, मुझे अकेले में मिलकर खुशामद करते हो, और यहां भूल से सत्य निकल गया जो तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है। ख्याल तुम्हें न रहा कि माइक, वो असल में कह रहे थे संयोजक से कि अगर ये सज्जन बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, हम दोनों साथ नहीं बोल सकते, हमारा मेल बैठता नहीं। मगर ये सारी बात माइक से पूरी सभा में विस्तीर्ण हो गई। मैंने कहा जो सच्ची बात है कहो। वो मुझे देखते से एकदम थर्राने लगते थे, एकदम कपने लगते थे। एकदम उनको ज्वर ताप चढ़ाता था। बड़े नेता थे। मैंने उनसे कहा कि आप जैसे लोग इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, कहां किस गड्ढे में गिराएंगे। सो गिराया इस तरह के लोगों ने।
घसीट रहा है ये मुल्क गड्ढों में। चार कोड़ी के लोग छाती पे सवार हैं, जिनकी कोई न योग्यता है न क्षमता है, लेकिन हमारी आदतें गलत हैं, हमारे सोचने समझने के ढंग गलत है। मेरी बात उपद्रव लग सकती है, मगर मैं सीधा साफ आदमी हूं। मुझे जो कहना है, जैसा कहना है, ठीक वैसा ही कह देता हूं। शिष्टाचार के कारण झूठ नहीं बोल सकता, सभ्यता और औपचारिकता के नाम पर झूठ नहीं बोल सकता। शिष्टाचार अगर सत्य के साथ मेल खाता हो तो ठीक, अगर नहीं मेल खाता हो तो शिष्टाचार जाए भाड़ में। सत्य अपनी जगह रहेगा और अपनी बात कहेगा। और हमें जरूरत है ऐसे लोग पृथ्वी पर अधिक संख्या में हों, तो ही हम इस पाखंडी समाज को बदलने में सफल हो सकेंगे, अन्यथा बदलने में सफल ना हो सकेंगे। रंजन, दूसरों की दृष्टि में तो वह भी उपद्रव था, आज भी जो मैं कर रहा हूं वह भी उपद्रव है। शंकराचार्य से पूरी के पूछो तो वो यही कहेंगे कि जो मैं कर रहा हूं वो उपद्रव है। मेरा सन्यास उनके लिए उपद्रव है। उनको लगता है मैं सन्यास देके सन्यास की सारी परंपरा को भ्रष्ट कर रहा हूं। उनको लगता है कि मैं भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा हूं। वो भारतीय संस्कृति के पोषक, रक्षक, और मैं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाला। उनको लगता है कि मैं लोगों को नास्तिक बना रहा हूं, मैं लोगों को भौतिकवादी बना रहा हूं, मैं लोगों को भोगवादी बना रहा हूं। स्वभावता भी मुझ पर नाराज है। कुछ आश्चर्य नहीं तो कोई धर्मांध आके यहां छुरा फेंक के मुझे मार डालने की कोशिश करे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, जवाब उनके पास नहीं है। जवाब मैं बचपन से नहीं पा रहा हूं किसी के पास। अब तो बहुत मुश्किल है उनके पास जवाब होना। जब मैं छोटा था तब भी मैंने जवाब नहीं पाए। तब भी मैं चकित हुआ, हैरान हुआ कि किस तरह के लोग छाती पे सवार हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है। मगर लोगों को उन्होंने ऐसी गुलामी का पाठ पिलाया, ऐसा जहर पिलाया है कि आज अगर स्वतंत्रता की बात करो तो उपद्रव मालूम होती, अगर सत्य की बात करो तो बगावत मालूम होती। मगर मुझे विद्रोह से प्रेम है। मैं तो विद्रोह को ही धर्म मानता हूं। अंतिम प्रश्न, भगवान, मुल्ला नसरुद्दीन की लड़की का नाम क्या है? रश्मि भारती। सवाल तो जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन के लड़के फजलू के संबंध में तो काफी चर्चा हो चुकी। और तेरी बात भी ठीक है कि लड़की भी होगी मुल्ला नसरुद्दीन की तो गजब की ही होगी, गजब की ही है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन फरीदा से पूछ रहा था। फरीदा उसका नाम, तुकबंदी रखनी पड़ती है ना बच्चों के नामों में, फजलू, फरीदा। फरीदा से पूछ रहा था कि अच्छा बताओ, डब्बू जी ने चोरी की, इसका भविष्य काल क्या होगा? फरीदा बोली, इसका भविष्य काल होगा कि डब्बू जी जेल जाएंगे। रमजान ने अपनी प्रेमिका फरीदा से कहा, फरीदा माफ करना, कल मैंने तुमसे मिलने का वादा किया था, परंतु मैं ये बिल्कुल भूल गया कि कहां मिलने का वादा किया था। कोई बात नहीं, मैं भी भूल गई थी। मुझे इतना तो याद था कि किसी ने मिलने का वादा किया, परंतु ये भूल गई थी कि किसने मिलने का वादा किया है। फरीदा ने जवाब दिया। फरीदा ने अपने पति से तलाक लेने के लिए अदालत में बयान देते हुए यह दलील दी, मुझे विश्वास है कि मेरे पति मेरे प्रति वफादार नहीं,
मेरे एक बच्चे की शक्ल भी उनसे नहीं मिलती। रमजान अपनी प्रेमिका फरीदा से पूछ रहा था कि क्या मैं ही वह पुरुष हूं जिसका चुंबन तुमने सबसे पहले लिया है? फरीदा बोली, हां हां, तुम्हारा ही चुंबन मैंने सबसे पहले लिया है, और तुम ही वह पुरुष हो जिसने मेरा चुंबन सबसे पहले लिया है। और यह भी मैं तुम्हें बता दूं कि यही चुंबन मुझे सबसे ज्यादा मधुर भी लगा। रमजान का फरीदा से गाढ़ा प्रेम हो गया था। वह फरीदा को नई नई वस्तुएं भेंट करता था, जैसे मूल्यवान कपड़े, कीमती साड़ियां, इत्र, शैम्पू, रिस्ट वॉच इत्यादि इत्यादि। आखिर उसने फरीदा को शादी करने का वचन दिया, तिथि भी निश्चित कर ली। दुर्दैव वसात फरीदा अचानक बीमार हो गई और उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बीमारी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसको रक्त देना जरूरी होगा, तब वह जल्दी सुधर जाएगी। उसका प्रेमी रमजान रक्त देने को तैयार हो गया। रक्त दे दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता उसको आराम पड़ने लगा। इसके पश्चात क्या हुआ पता नहीं, लेकिन दोनों का प्रेम घटता चला गया। झगड़े झांसे शुरू हो गए। एक दिन रमजान इतना बिगड़ गया कि उसने फरीदा से कहा, कैसी बेईमान लड़की है तू, मैंने इतना तुझसे प्यार किया, कीमती वस्तुएं दी, वे सब वस्तुएं मुझको वापस कर दो। बेचारी ने सारी चीजें लौटा दी। फिर भी रमजान बोला, मैंने तुमको मेरा रक्त भी दिया है, उसको भी वापस कर दो। फरीदा जरा मुश्किल में पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद सोचकर बोली, हर महीना थोड़ा थोड़ा रक्त चुका दूंगा। आज इतना है। आम आदमी का आजकल बहुत ज्यादा जिक्र है। जिसे देखिए उसे आम आदमी की ही फिक्र है। इससे प्रभावित होकर हमने रिसर्च की, आदमी को आखिर आम आदमी क्यों कहा जाता है, इसमें आखिर आम का क्या गुण आ जाता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आम आदमी अगर कच्चा हो तो उसकी चटनी अच्छी बनती है, अचार बन जाता है, और अगर वह पक्का हो तो उसे चूसने में बड़ा मजा आता है। नेता भाषण देकर आया, नौकर पर आकर गुर्राया, मैं आया हूं थका थकाया, पैर दबाओ। राम लुभाया, राम लुभाया, बोला, मालिक एक जरूरी बात बता दूं, भाषण से तो गला थका है, आप कहें तो गला दबा दूं। फिर देर ना करें, वो पहले सरदार थे। सत श्री अकाल, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा, देखा छत्रियों किया खत्म। फिर देर अबेर नहीं करते। ऐसा उन्होंने सारी पृथ्वी को 18 बार, एक आध दो बार भी नहीं, छत्रियों से खाली कर दिया। सो छत्री तो खत्म कर गए तुम्हारे महापुरुष परशुराम, मगर ऋषि मुनियों की कृपा, तुम कहोगे महापुरुषों की निंदा होगी, मैं भी क्या करूं। पुरुषों को तो काट डाला, परशुराम ने स्त्रियों को काटने में जरा उनको भी संकोच आया कि मर्द बच्चा हो के स्त्रियों को काटे।
सो स्त्रियां बच जाएं। और उन दिनों ये रिवाज था कि कोई भी स्त्री जाके ऋषि मुनियों से निवेदन कर सकती थी कि हमें पुत्र दान दो। और पुत्र दान वो कुछ ऐसा नहीं था कि भभूत वगैरह दे के पुत्र दान देते, असलियत में देते थे, वही उनका काम था। उसके लिए एक पूरी व्यवस्था थी वैदिक काल में, नियोग। ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम। गौ माता को जब भी चाहिए पुत्र, ले आए सांड, सांड कर देता नियोग, गौ माता पुत्रवती हो जाती। ऋषि मुनि बेचारे दया करते रहे, करुणा बस। महापुरुष ने सो निंदा नहीं करता। इधर एक महापुरुष क्षत्रियों को काटते रहे, उधर बहुत से महापुरुष नियोग करते रहे। ऐसे खत्री पैदा हुए, भगवान ने तो बनाए नहीं। इन महापुरुषों की कृपा से। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुमको क्यों अड़चन होती महापुरुषों की निंदा से, क्योंकि ये ऋषि मुनि, खत्री असली ऋषि मुनियों की संतान। मैं रायपुर में प्रोफेसर था, यूं सांझ को घूमने निकला था कि स्वामी करपात्री महाराज एक जगह व्याख्यान दे रहे थे। तो मैं जरा खड़ा हो गया कि सुन लो एक आध मूर्खतापूर्ण बात, तो फिर आगे बढ़ी। और क्या संयोग, मैं खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, क्या समझा रहे थे वो लोगों को कि जिस पानी में से बिजली निकाल ली जाती वो पानी बेकार, उसको पीना मत। उस पानी की असली शक्ति तो निकल गई, कुंडलनी तो निकल ही गई। उसको सींचना भी मत, नहीं तो जो होगी भी फसल वो बांझ, देखने को गेहूं रहेगा, भीतर कुछ भी नहीं। और जनता सिर हिला रही थी कि बात तो सच्ची। अरे बिजली जब निकल गई तो अब क्या फोकट पानी बचा? अब ये बुद्धू नहीं महापुरुष, ये दीनदयाल खत्री नाराज हो जाए। नहीं, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे निंदा तो दूर, आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी ऐसी गजब की खोजें कर रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मात दे रहे हैं। क्षमा करना, मैंने बुद्धू कह दिया, वो ठीक नहीं। एक बार यूं हुआ कि वो आए, मेरे पिता मौजूद न थे। उन्होंने राखी बांधी, मैं झटके से उठा और उनका हाथ पकड़ के अपना पैर छुला दिया। वो तो एकदम भनभना गए, एकदम क्रुद्ध हो गए। मैंने कहा ये भी क्या बात, इतनी दफे मैंने छुआ, तुमने मजा लिया, तो एक आध बार मुझको भी मजा लेने दो। और संयोग की बात है कि आज मेरे पिता हैं नहीं तो वो एकदम मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि पैर छू, और किसी को पता ना चलेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, हम मैं हूं और आप।
नाहक क्रुद्ध हो रहा है। अगर क्रुद्ध हुए तो पूरे गांव को खबर कर दूंगा। बोले कि भाई ठीक, तू भी ठीक कहता, अब जो हुआ सो हुआ, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने कहा आप आइंदा ख्याल रखना, अब मुझे राखी मत बांधना, क्योंकि मैंने मजा ले लिया, अब ये मजा मैं नहीं छोड़ सकता। वो मुझे डर डर के देखते थे, कक्षा में भी वो मेरी तरफ नजर रखते, मैं भी आंख से जवाब दे देता था, ख्याल रखना। हालांकि मैंने पूरे गांव में खबर धीरे धीरे उड़ा दी। वो मुझसे पूछने लगे लोगों को कैसे पता चल रहा है। मैंने कहा अजीब, इस गांव में कई लोग मालूम होता है विचार पढ़ना जानते, मैं किसी से कह नहीं रहा, आप किसी से कह नहीं सकते। पता नहीं कैसे लोगों को पता चल रहा है। लोग मुझसे पूछते तो मजबूरी मुझे सत्य के लिए हाथ तो भरना ही पड़ता है। हाँ ये बात हुई, इस तरह की घटना घटी। बोले प्रिय, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूं। युवती कुछ न बोली, चुप रही। नेताजी फिर बोले, प्रिय मैं तुमसे सचमुच ही बहुत प्रेम करता हूं, मैं भी किसी मजनू या फरियाद से कम नहीं। यदि कहो तो आज ही मैं भी ठेकेदार को एक दूध की नहर तुम्हारे घर तक लाने का ठेका दे दूं, जैसा कि फरहाद ने किया था। युवती तब भी चुप रही। जब काफी देर तक भी युवती उनकी किसी बात का प्रत्युत्तर न दी तो नेताजी बोले, प्रिय मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं, तुम जो भी करने को कहो कर सकता हूं, मगर कुछ तो बोलो। युवती जो कि अब तक झल्ला चुकी थी बोली, नेताजी तारे तोड़ना हो तारे तोड़ो, नहर खुदवाना हो नहर खुदवाओ, और जान देना हो तो जान दे दो, मगर जो भी करना हो जल्दी करो, बाहर दूसरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सुना मैंने सेठ चंदूलाल मारवाड़ी की बेटी पंजाब घूमने गई थी और वहां पंजाब के प्रसिद्ध कवि सरदार विचित्र सिंह के प्रेम में पड़ गई और अंततः सरदार जी से ही उसने विवाह कर लिया। सरदार जी जब पहली दफा अपनी ससुराल आए तो सास ससुर अन्य रिश्तेदारों ने कुंवर साहब कहकर उनका बहुत बहुत सम्मान किया। जो मिले वही कहे कुंवर साहब, मगर कुंवर साहब सुनते ही उनको आग लग जाए, आगने हो जाए। जो भी उन्हें देखता है, आइए कुंवर साहब आइए, पधारिए कुंवर जी, या कुंवर जी स्नान के लिए चलिए, भोजन के लिए चलिए कुंवर साहब, आदि आदि। एक दिन तो विचित्र सिंह यह सब सहन करते रहे, मगर दूसरे दिन उनसे न रहा गया और गुस्से में आके अपने ससुर चंदूलाल से बोले, बंद करिए ये बकवास, यह क्या कुंवर साहब मचा रखा। मैं सरदार अवश्य हूं, किंतु इतना मूर्ख नहीं हूं कि जितना आपने समझ रखा। मैं कवि हूं, कुशब्द का उपयोग खराब चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कुत्सित, कुकर्म, कुरूप, कुगुरु, कुदेव, कुख्यात, और सुशब्द का प्रयोग अच्छे गुणों के लिए, जैसे सुशब्द, सुंदर, सुशील, सुरम्य, सुभाषित, सुखद इत्यादि। ख्याल रखिए, यदि आपने मुझे अब एक बार भी आगे कुंवर साहब का, तो मैं आपकी लड़की को तलाक दे दूंगा। चंदूलाल भी हैं तो मारवाड़ी, बोले, अरे सुंवर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो यूं हुआ जैसे स्कूल में एक शिक्षिका ने अपने बच्चों को कहा कि जो भी तुम्हें बात प्यारी हो उसकी तस्वीर बनाओ, और सारे बच्चों ने तस्वीर बनाने में घंटों लिए। एक छोटा बच्चा टिल्लू गुरु, चंदूलाल मारवाड़ी का बेटा, एकदम उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा, ये रही तस्वीर। शिक्षिका भी हैरान हुई, अभी वो कह भी नहीं पाई है पूरी बात और तस्वीर बन भी गई। उसने टिल्लू गुरु की तस्वीर देखी, वहां कुछ भी न था, कोरा कागज था। उसने कहा, ये किस चीज की तस्वीर है?
टिल्लू गुरु ने कहा, ये आधुनिक कला है, जरा गौर से देखिए। गाय खेत में चर रही है। शिक्षिका ने कहा, यहां तो कोई खेत दिखाई पड़ता नहीं। अरे खेत हरा होता है और ये तो कोरा सफेद कागज है। टिल्लू गुरु मुस्कुराए, जैसा कि ज्ञानियों को मुस्कुराना चाहिए, इसलिए तो उनका नाम टिल्लू गुरु। मुस्कुराए और बोले कि भारी घास कहां से होगी, गाय तो घास चर गई। शिक्षिका ने पूछा, चलो ये भी ठीक कि गाय घास चर गई, मगर गाय कहां है? टिल्लू गुरु और भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब गाय घास चर गई तो घर चली गई। अब गाय यहां क्या भाड़ झोंकेगी? अब जब घास ही नहीं बचा तो गाय क्यों रुके? मुल्ला नसरुद्दीन से उसका मित्र चंदूलाल कह रहा था कि कल रात गजब का सपना देखा, किसी को बताना मत, और देखो टिल्लू गुरु की मां को बिल्कुल पता ना चले। अब तुम तो अपने हो, तो बिना कहे नहीं रहा जाता। रात यूं देखा सपने में कि एक तरफ हेमा मालिनी बैठी, एक तरफ परवीन बाबी बैठी, दोनों नंग धड़ंग, और नाव में नौका विहार कर रहा हूं। पूरा चांद निकला हुआ है, ऐसा आनंद आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हद हो गई, तो दोस्ती किस लिए है तुमसे? फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? चंदूलाल ने कहा, बुलाया नहीं? क्या बातें करते हो, मैं तो गया था। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहा भी, गुलबदन को, कि नसरुद्दीन कहां है? उसने कहा वो ध्यान कर रहे हैं। सो मैंने कहा ध्यान में बाधा देना उचित नहीं। नसरुद्दीन का भाड़ में जाए ध्यान। अरे ध्यान इन्हीं का तो कर रहा था, और कम वक्त तू मजा लूटता रहा, मैं सिर्फ ध्यान ही करता रहा। ध्यान किसका कर रहा था? तो मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन को ट्रेन पकड़नी थी। सो उसने एक लड़के से पूछा कि भाई ये रास्ता तो बड़ा लंबा है और मुझे जल्दी पहुंचना है, कहीं ट्रेन चूक ना जाऊं, तो कोई जल्दी पहुंचने का रास्ता बता दो। उस लड़के के पास एक कुत्ता था, उसने कुत्ते को कहा, लच्छू। मुल्ला भागा, कुत्ता उसके पीछे हो लिया। जो रास्ता 60 मिनट में पूरा होता 10 मिनट में पूरा हो गया। मुल्ला मुझे कह रहा था कि गजब कर दिया उस लड़के ने, बताए नहीं, रास्ता पार ही करवा दिया, जवाब ही नहीं दिया, एकदम कहा लच्छू, और मैं पहुंच गया। अभी गाड़ी आने में तो कोई 40 मिनट की देर थे। जाके कैसा विश्राम किया है, ऐसा विश्राम जो कई वर्षों से नहीं जाना था। सो घूर घूर के उसी युवती को देख रहा था। बचना भी चाहता था क्योंकि पत्नी साथ थी, इधर उधर भी देखता था, मगर देखता उसी को था। हमारे पास एक शब्द है लुच्चा। लुच्चा का मतलब समझते हो? लोचन से बना, आंख। लुच्चे का अर्थ होता है जो किसी को घूर घूर के देखे, और इसमें कोई खराब बात नहीं। इसी से आलोचक शब्द भी बना है। दोनों का मतलब एक ही होता, आलोचक और लुच्चा, दोनों घूर घूर के देखते। उस युवती ने थोड़ी देर बाद उठाया हाथ और धड़ाक से मुल्ला के चेहरे पे मारा। झल्ला गया मुल्ला, लेकिन अब कुछ कर भी ना सका। और वो स्त्री बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में और चिकोटी काटते हो? अब मुल्ला कुछ कहे भी तो क्या कहे। जब लिफ्ट से उतरा अपनी पत्नी के साथ, तो उसने कहा कि फजलू की मां, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं
कि मैंने चिकोटी नहीं काटी थी। फजलू की मां ने कहा मुझे मालूम, चिकोटी मैंने काटी थी, मगर घूर घूर के कौन देख रहा था। तुम्हें व्यर्थ अल्लाह की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पक्का पता कि चिकोटी किसने काटी थी, मैंने काटी थी, मगर काटनी पड़ी क्योंकि तो चांटा कैसे पड़ता। शिष्या को समझा रहे त्रिगुणाचारी त्रिशूल। डैडी कहने की प्रथा संस्कृति के प्रतिकूल। संस्कृति के प्रतिकूल लाडली लड़की बोली, करके नीची नजर मंद्र मस्तक में बोली, कहूं पिताजी तो यह कठिनाई आती है, टकराते हैं ओंठ, लिपस्टिक हट जाती। उसके अपने सोचने का ढंग है। मांटसरी के छोटे छात्र हाफ टाइम में नाश्ता करते करते बताने लगे अपने पापा की पोजीशन। पहले ने कहा हमारे पापा लखपति, दूसरा बोला मेरे फादर करोड़पति, तीसरे ने मुंह खोला हमारे डैडी तो मम्मी के पति। होली का गुलाल मलते हुए बोले एक हीरो छाप देवर, हम तुम एक कमरे में बंद हों और खो जाए चाबी तो क्या होगा भाभी? होगा क्या लाला, तोड़वाना पड़ेगा 3 रुपए का ताला। और विष्णुदास राठी, तुम तो मारवाड़ी हो, तो मारवाड़ी की भाषा समझोगे। ये चंदूलाल मारवाणी ने अपनी प्रेमिका गुलाबों को लिखा हुआ पत्र तुम्हारे सामने निवेदन करता हूं। 13 सूत्री पत्र है। मेरी इकलौती हृदय की देवी गुलाबो, जैसी कि तुम्हें खबर होगी ही कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी सरकार ने देश की गौरवमयी परंपरा का पालन करते हुए सभी आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी। इसलिए मेरी जान से प्यारी सोने की बुलबुल, तुझे ये समाचार लिखते हुए मेरे कलिजे में छुरा सा चुभ रहा है कि आगे से मैं तुझे अब बहुत कम पत्र लिख पाऊंगा, क्योंकि डाक दरों में हुई वृद्धि से मेरा प्रेम पत्र लिखने का उत्साह लगभग पूर्णतः ठंडा हो गया। अतः भविष्य में पत्रों के नाम पर केवल व्यापार संबंधी कामकाजी चिट्ठियां ही लिखा करूंगा। लेकिन फिर भी मान लो कभी साल 2 साल में अथवा जन्म जन्मांतरों में कोई अत्यंत जरूरी कारण आ बना तो भले ही कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, फिक्र नहीं। लिफाफा अंतर्देशी न सही, पोस्ट कार्ड ही हो, मगर सच कहता हूं तुम्हें लव लेटर अवश्य लिखूंगा। यद्यपि स्थानाभाव के कारण मैं ऐसी बहुत सी बातें न लिख पाऊंगा जो मैं अब तक डाक दर की दरें सस्ती होने के कारण मोहब्बत की फिजूल खर्ची के रूप में लिखता रहा हूं। अतः तुमसे प्रार्थना है कि मेरी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उन बहुत सी अलिखित बातों को, ए मेरी समझदार सपनों की रानी, तुम लिखा हुआ ही समझ लेना। वे बहुत सी बातें इस प्रकार हैं। इस बार आखिरी बार लिखे दे रहा हूं, क्योंकि अभी डाक की दरें वही की वही पुरानी, 1 तारीख से बदलाहट होने वाली। पहली, पत्र के प्रारंभ में प्राण प्यारी, हृदय सम्राज्ञी या दिल की रानी जैसे निरर्थक संबोधन लिखकर पोस्ट कार्ड में व्यर्थ जगह न भरूंगा। लिखूं दिल की रानी और निकले आंखों से पानी, यह ठीक नहीं। प्रेम, दूसरी, प्रेम, प्यार, नमस्कार, चुंबन आदि बेमतलब शब्द अनावश्यक स्थान घेरते। अतः आने वाले समय में इन शब्दों का उपयोग कतई न किया जाएगा। तीसरी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, लिखना तो इस युग में बेवकूफी ही है। भला इस महंगाई के जमाने में कोई कैसे सकुशल रह सकता है। आशा है तुम भी सपरिवार कुशलता पूर्वक होगी। मान लो मैं यह लिखूं और तुम्हारे यहाँ किसी को बुखार चढ़ा हो तो कि सोचो फिर तुम पे क्या गुजरेगी। इसलिए अब मेरी चिट्ठियों में तुम ऐसी बेहूदी बकवास लिखी हुई न पाओगी। चौथी,
तुम्हारा पत्र मिल गया, धन्यवाद, या मेरा पिछला पत्र तुम्हें मिल चुका होगा, जैसी आकाश कुसुम बातें लिखने में भी अब मेरा विश्वास नहीं, क्योंकि ऐसा करना भारतीय डाकतार विभाग के साथ गद्दारी करना होगा, जो मेरे जैसा देशभक्त नागरिक कभी नहीं चाहेगा। हाँ, कभी जरूरी हुआ तो 5 साल पहले का लिखा हुआ तुम्हारा प्रेम पत्र प्राप्त हुआ, ऐसा एकाध वचन अवश्य लिख दिया करूंगा। 5वीं, तुम्हारी बहुत याद आती है, जैसे वाक्य लिखने का जोखिम भी भविष्य में नहीं लूंगा, क्योंकि इधर मैं लिखूं कि विरह अग्नि में जला जा रहा हूं और उधर याद के साथ तुम खुद भी चली आओ, तो इस महंगाई के जमाने में बतौर मुहावरा मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। 6वीं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जैसी उपदेशात्मक बातें लिखकर मैं अपने पत्र को स्वास्थ्य विज्ञान की पोथी नहीं बनाना चाहता। वैसे भी जो सलाह मैं तुम्हें देता हूं तुम कभी मानती नहीं, बल्कि और भी उल्टी उल्टी चलती हो। यदि मैं तुम्हें सेहत का ख्याल रखने का मशवरा दूं और वहां तुम अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुल जाओ तो परिणाम उल्टा ही निकलेगा। इस कारण लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट की जानकारी रखने वाला तुम्हारा यह मनोवैज्ञानिक प्रेमी चंदूलाल मारवाड़ी अब कभी तुम्हारे लिए शुभकामनाएं करने का कष्ट न करेगा। 7वीं, भविष्य में प्रेम व्रेम की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि लिफाफे की जगह पोस्ट कार्ड का उपयोग करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल के गहन भावों को और हृदय के उद्गारों को हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा सड़क छाप पोस्टमैन पढ़े अथवा तुम्हारे घर के लोग पढ़कर नाजायज फायदा उठावें। 8वीं, शेष तुम स्वयं समझदार हो जैसी बात लिखकर मिथ्यावाद को प्रोत्साहन देने में भी मेरी रुचि अब नहीं, अतः मेरे अगले पत्रों में इस तरह की कोई भी बेसिर पैर की बात तुम्हें न मिलेगी। 9वीं, अब समाप्त करता हूं, लिखना मुझे बहुत अखरेगा। अरे पत्र में जगह न बचने पर पत्र को अगर समाप्त न करूंगा तो भला क्या करूंगा, क्या शुरू करूंगा? फिर ऐसी बात लिखने में तुक ही क्या है। 10वीं, पत्रोत्तर देना यह लिखना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को खाने पर बुलाकर अगले दिन उसके घर पहुंच जाए और कहे कल हमने तुम्हें खाना खिलाया था, अब तुम हमें खिलाओ। अतः ऐसे वाक्य भी अब कभी ना लिखूंगी। तुम्हारी इच्छा हो तो खाने पर बुलाना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। मैं एक खानदानी मारवाड़ी हूं, कोई भुखमरा नहीं। 11वीं, पत्र के अंत में तुम्हारा प्रेमी, तेरा प्यारा या बस सिर्फ तेरा जैसे बेमतलब के शब्दों के प्रयोग का भी मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। जब शुरू में ही दिल की रानी नहीं लिखा तो अब कैसी औपचारिकता। नीचे दस्तखत की भी अब कोई जरूरत नहीं। मेरी सड़ियल खाते बही वाली मुनीम छाप लिखावट से तुम खुद ही समझ जाओगी कि खत किसका है। 12वीं महत्वपूर्ण बात कि पोस्ट कार्ड पर कभी टिकट न चिपकाऊंगा। अरे जब मैंने स्याही खर्च करके और पेन की निब घिसकर इतना प्रेम प्रकट किया तो क्या तुम मेरी बैरंग चिट्ठी छुड़ाकर कुछ अपनी मोहब्बत का प्रदर्शन न करोगी। 13वीं और अंतिम बात, ख्याल रखना यदि जगह बची तो प्रसाद बंटता है मंदिरों में, बच्चों को प्रसाद में रस होता है। मैं कम से कम 3-4 दफे प्रसाद तो लेते ही था। कभी टोपी लगा के ले लूं, कभी टोपी निकाल के ले लूं। आखिर पुजारी मुझे पहचान गया, उसने कहा कि भैया तू क्यों मेहनत कर, कभी टोपी लगाता है, कभी टोपी निकालता है। पकड़ा ना होता उसने, मैं एक दिन मूछ लगा के पहुंच गया। उसने कहा हद हो गई, अब बंद कर, इस उम्र में इतनी बड़ी मूछ कहां से आ गई। उसने झटका दिया, मूछ निकल गई। मैंने कहा मुझे सिर्फ 4 दफे प्रसाद चाहिए, अगर तुम वैसे ही देते हो तो मैं बंद कर दूं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई एक ही मंदिर जाता था, गांव में सब तरह के मंदिर थे, मुझे क्या लेना देना। कृष्णाष्टमी आती तो मैं कृष्ण के मंदिर में जाता। उन दिनों 2 पैसे का अधेला चलता था, वो बिल्कुल रुपए के बराबर था। उसमें मैं चांदी का वर्क चढ़ा देता था तो वो रुपए जैसा मालूम पड़ता था। बिजली थी नहीं गांव में, सो दिए की रोशनी में
और मंदिरों में इतने पैसे चढ़ते थे, रुपए चढ़ते थे कि ठीक मूर्ति के सामने लोग पैसे फेंकते जाते थे। मैं भी जाता और इतने जोर से फेंकता वो नकली रुपया कि सब पुजारियों को पता चल जाए कि हाँ फेंका। और फिर मैं कहता 8 आने वापस। मेरा रस तो उसमें था। जन्माष्टमी की मैं प्रतीक्षा करता था, क्योंकि मेरे गांव में कम से कम कृष्ण के 30 मंदिर थे। बस एक आधा घंटे में 15-20 रुपए झपट लाता था और मुझे कुछ कभी नहीं लेना देना रहा। मुसलमानों के ताजिया उठते मैं हाजिर, बली साहब उठते, तो मैं इतना भक्ति भाव दिखलाता कि मुझे धीरे धीरे बली साहब की रस्सी भी पकड़ने का मौका मिलने लगा था। और रस्सी का मौका मुझे इतना मिलने लगा, और उसका कारण था क्योंकि जिस बलि की भी मैं रस्सी पकड़ लेता उस पे ही चढ़ोतरी ज्यादा आती। लोग कहने लगे इस बच्चे में कुछ खूबी है, चमत्कारी। और चमत्कार को इतना था कि मैं एक लंबी सुई अपने साथ रखता था, सो बली साहब को गुलकता रहता, वो काफी उछल कूद मचाते, दूसरे बलियों को हरा देते स्वभाव था। और जो जितना उछला कूदे लगता उतनी बड़े बली साहब आए, उनको चढ़ोतरी भी ज्यादा होती थी। मगर वो बली साहब जिसकी भी रस्सी में पकड़ता वही घबरा जाते। वो मुझसे कहने लगे भैया आधा चढ़ोतरी तू ले लेना, और तुझे जब उचकाना हो सिर्फ हाथ का इशारा किया कर, हम उचकेंगे। मगर ये सुई ने चुभाया था। उस वक्त हम कुछ कह भी नहीं सकते कि सुई चुभा रहा है ये लड़का, क्योंकि अगर सुई का पता चल रहा है तो तुम बली साहब कैसे? अरे बली साहब का तो मतलब तुम तो रहे ही नहीं, अब तो जिंद उतरे हुए, बलि उतरे हुए, वो तुम्हारे ऊपर सवार है। तुम्हें कहां पता, अपना होश है तुम्हें तो फिर पता ही चल गया, तो फिर असलियत की बात ही नहीं, धोखा हो रहा। तो मेरे पास चढ़ौतियां आने लगी, आधी चढ़ौती बली साहब की। कहते बिल्कुल आधी तू ले, आधे से भी ज्यादा ले लेना, मगर देख सुई न चुभाना। रस्ते भर जान ले लेता है, कुंदा कुंदा के। जब भी कुंदाना हो तुझे लगे कि हाँ भाई पैसे वालों का मामला है और ज्यादा कुंदाई से फायदा होगा, हाथ का इशारा कर। मैंने अपने जीवन में कभी बाटियों से ऐसी सुगंध उठती है ये भी अनुभव नहीं किया। और जब उन्होंने बैंगन का भरता बनाया तो मैं आज भी याद कर सकता हूं, ठीक उसकी सुगंध भी याद कर सकता हूं। और जब उन्होंने मुझे समझाया बुझाया कि यहां कौन देखने वाला है और तुम्हारे घर हम में से कोई भी नहीं कहेगा, हम वचन देते हैं, हम कसम खाते, रात में कैसे सोओगे, दिन भर के भूखे हम समझ सकते हैं, हम भी भूखे। तो बाटियों की गंध, भरते की रंग, उनकी बातें, मैंने भी सोचा कि जब इतने लोग 18 साल से भोजन रात करके अभी तक नरक नहीं गए, तो मैं एक दफा कर लूंगा, इससे नरक जाऊंगा तो ठीक है, फिर नरक ही ठीक है, कम से कम अपने संगी साथी तो रहेंगे। अगर इन सबको नरक ही जाना, यही मेरे दोस्त हैं, इनको छोड़कर स्वर्ग जाके भी क्या करूंगा? ऐसा अपने मन को समझाने की भी कोशिश की, समझा बुझा के मैं भोजन भी कर लिया, मगर संभाल ना सका, सो ना सका। ऐसी बेचैनी, ऐसी परेशानी कि ये क्या कर लिया। रात जब तक वमन न हो गया, जब तक सारा भोजन फेंक ना गया मेरे शरीर से बाहर, तब तक मैं सो ना सका। उस रात मैंने यही सोचा कि ये चीज जरूर पाप है, पाप न होता तो क्यों मुझे वमन होता। मगर बाकी सारे मित्र मजे से सो रहे थे, घुर्राटे ले रहे थे। फिर मैंने अपने को समझाया कि सड़ोगे नरक में, मरोगे नरक में, लेना घुर्राटे वहां। हम स्वर्ग में बैठे मजा करेंगे और तुम नरक के
जलते हुए कड़ाहों में भरता बनाया जाए। मगर ये मैं ही अपने को समझाता रहा, उनको तो पता भी नहीं चला, वो तो मजे से सो ही रहे। उस दिन तो मुझे यही लगा कि ये पाप के कारण ही उल्टी हो गई। मेरे गांव में एक कबीरपंथी महंत थे, स्वामी साहबदास जी। उनके व्याख्यानों में मुझे बहुत आनंद आता था। उनके व्याख्यान अद्भुत थे, ऐसे अंटसंट कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उनको देख के मुझे ये कहावत अचूक याद आती थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछ लो, और मैं उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था जिनमें अनिवार्य रूपेण उनको भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़े। जैसे मैं उनसे पूछूंगा कि साहबदास जी ये समझाइए कि वेद में समाजवाद कहां है, और वो समझाना शुरू कर दें वेद में समाजवाद। रज्जु सर्प भ्रम, साहबदास जी निरंतर इसका उल्लेख करते थे। करे ये संसार क्या है, बस रस्सी में सांप। उनकी सुनते सुनते एक दिन मुझे ख्याल आया कि जांच तो कर ली जाए। वो रोज रात 9, साढ़े 9 बजे प्रवचन देके मेरे मकान की बगल की गली से गुजरते थे। वहीं आगे चल के उनका आश्रम था। गली में अंधेरा रहता था, उन दिनों वहां कोई बिजली भी न थी। सो मैंने एक रस्सी बनाई, बाजार से एक सांप खरीद के लाया कागज का। कागज के सांप के मुंह को रस्सी में जोड़ा, रस्सी में पतला धागा बांधा और एक खाट खड़ी करके उसके पीछे छिप के मैं बैठा रहा। जब साहबदास जी वहां से निकले तो मैंने धीरे से धागा खींचा। धागा तो दिख ही नहीं सकता था, अंधेरी रात, अंधेरा धागा, काला धागा, रस्सी सर की, सांप का मुंह हिला। साहबदास जी क्या भागे, गिर पड़े, पैर फिसल गया। मैं भी घबराहट के मारे भागा, क्योंकि अब मैं फंसूंगा। तो वो खाट गिर पड़ी, तो मैं पकड़ा गया। साहबदास जी ने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया, और उनको तो काफी चोट आई थी। कोई 6 सप्ताह तक पलस्तर बंधा रहा। वो पकड़ के मेरे पिता के पास मुझे ले गए और कहा कि अब हद हो गई, ये लड़का क्या जान लेगा मेरी। एक तो मेरी सभाओं में अंट संट सवाल उठाता, अगर जवाब ना दूं तो भद्द होती, अगर जवाब दूं तो भद्द होती, और आज तो इसने हद कर दी। वो तो मेरे जैसे मजबूत काठी का आदमी था कि जिंदा रह गया। अरे अंधेरे में चलता हुआ सांप दिखाई पड़े तो कोई भी भाग खड़ा हो। मैंने कहा साहबदास जी आप ही तो समझाते थे कि ये संसार जो है रस्सी में सांप जैसा, तो मैंने समझा आप तो ऐसे ज्ञानी। ये तो परीक्षा के लिए मैंने किया था। कहा कि चुप, इस तरह की परीक्षाएं किसी की जान लेना। और मैंने कहा आप एक दफे तो सोच लेते, रज्जु सर्प भ्रम, एक दफे भी ना सो, एकदम भागी खड़े हुए। और मैंने कहा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। श्रोताओं को अधिकार है कि जो कहा जाए उसकी परीक्षा भी तो की जाए कि यह आदमी मानता भी है कि सिर्फ कहते ही। और आपको मैं कम से कम 5-7 साल से सुन रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन में ये रज्जु सर्प भ्रम की चर्चा ना उठती हो। सारा मायावाद ही इस पर खड़ा हुआ है। तो आपको इतना तो होश रखना था। अरे बहुत से बहुत असली भी सांप अगर होगा तो भी तो माया ही है। असली भी होगा समझ लो तो भी कहां से असली होगा, है तो माया ही। नकली हुआ तो है ही नकली, असली हुआ तो भी नकली। ये तो सीधा तर्क था। उस दिन से उन्होंने रज्जु सर्प भ्रम की बात करनी बंद कर दी।
मैं उनकी सभा में जाऊं भी तो मेरी तरफ गुस्से से देख। एक दो दफा मैंने पूछा भी कि साहबदास जी, बहुत दिन से रज्जु सर्प की बात नहीं समझाई, कि तू चुप रह भैया, अब ऐसी बातें समझा के क्या और हड्डी पसली तोड़वानी। और उस गली से भी उन्होंने निकलना बंद कर दिया, वो चक्कर लगा के काफी दूर से जाने लगे। कि मेरा और मेरी पत्नी के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता, हम काम आधा आधा बांट लेते। मैंने कहा कि मुझे जरा विस्तार से समझाओ कि काम आधा आधा कैसे बांट लेते हो। उसने कहा कि जैसे उदाहरण के लिए दो उदाहरण देता हूं, एक प्राचीन एक नवीन। प्राचीन, जब मैंने विवाह किया था तो पहली रात हमने ये तय कर लिया कि अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए, दो में से कोई एक भी क्रुद्ध हो जाए, तो पत्नी घर में रहे, मैं घर के बाहर चला जाऊं। सो तब से सड़कों पर भ्रमण करते ही जिंदगी बीती, मगर इसका लाभ भी हुआ। स्वास्थ्य भी अच्छा है, ताजी हवा, व्यायाम। अभी बुढ़ापे में भी जवान आदमी को चारों खाने चित्त कर सकता हूं। मैंने कहा यह हुआ प्राचीन उदाहरण। नवीन उदाहरण क्या, उसने कहा कल की ही बात लें। पत्नी को चाय पीने की तलफ जगी, आधी रात झकझोर को मुझे उठाया कि चाय पीनी। आधा आधा बांट लिया, उसे चाय पीनी, मैंने चाय बनाई। फिर उसने चाय पी, मैंने बर्तन धोए। ऐसा आधा आधा बंटता है, काम सुविधा से चलता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झांसा नहीं। कि मोरारजी देसाई संसार से चल बस। सोचा तो उन्होंने बहुत था कि स्वर्ग जाएंगे, मगर कोई स्वर्ग दिल्ली तो है नहीं, वहां कोई दिल्ली की सांठगांठ तो चलती नहीं। पहुंचे नरक। शैतान ने कहा कि आप ऐसे भले आदमी हैं, खादी पहनते हैं, और एक कुर्ता भी मुरारजी 2 दिन पहनते हैं। इसलिए जब वो बैठते हैं कुर्सी पे तो पहले कुर्ते को दोनों तरफ से उठा लेते। क्या बचत कर रहे हैं? अरे गरीब देश है, बचत तो करनी ही पड़ेगी। इस तरह एक दफा और लोहा करने की बचत हो जाती। पहले दोनों पुछुल्ले ऊपर उठा के बैठ गए ताकि सलवटे न पड़ जाएं। सिद्ध पुरुष है, चरखा हमेशा बगल में दबाए रखते हैं, चलाएं या न चलाएं। शैतान ने कहा कि और आप काम ऊंचे करते रहे, गजब के काम करते रहे, तो आपको हम एक अवसर देते हैं कि नरक में 3 खंड, आप चुन लें। आमतौर से हम चुनने नहीं देते, हम भेजते। आपको हम सुविधा देते कि आप चुन लें। इससे उनका दिल प्रसन्न भी हुआ कि चलो कम से कम इतनी सुविधा तो मिली। पहला खंड जाकर देखा तो बहुत घबरा गए। आग के कड़ाहों में लोग तले जा रहे थे, जैसे आदमी ना हो पकोड़े हो। बहुत घबराए कि ये तो जरा ज्यादा हो जाएगा। कहा कि दूसरे खंड में ले चलो। दूसरे खंड में देखा, बड़ी घबराहट हुई। कीड़े मकोड़े
आदमियों में छेद कर करके गुजर रहे, एक एक आदमी में हजार हजार छेद कर डाले उन्होंने। आदमी क्या है? जैसे कि मधुमक्खी का छतना, छेद ही छेद, कोई कीड़ा इधर से आ रहा, कोई उधर से जा रहा, मरते भी नहीं आदमी, छेद पे छेद हुए जा रहे हैं और कीड़े यहां से वहां दौड़ रहे हैं। उनका यह हालत दिल्ली से भी बुरी है, इससे तो दिल्ली में ही अच्छे थे। तीसरे खंड में ले चलो, तीसरे खंड में जरा अच्छा लगा। ऐसे तो अच्छा नहीं था, मगर पुराना अभ्यास था इसलिए अच्छा लगा। तीसरे खंड में उन्होंने देखा कि लोग घुटना घुटना मलमूत्र में खड़े हुए, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, यहां तक कि फेंटा, कोका कोला। उन्होंने कहा ये जचेगा, क्योंकि 50% तो मेरा भी अभ्यास, मलमूत्र में मूत्र का तो मेरा भी अभ्यास। अब खड़े ही होना है, कोई हर्जा नहीं। परमहंस मेरी वृत्ति पुरानी है और ये अच्छा है कि सिर्फ खड़े ही रहना है। शैतान थोड़ा मुस्कुराया। अब मुरारजी में इतनी बुद्धि तो है नहीं कि उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ लेते। खड़े हो गए, फौरन कोका कोला का ऑर्डर दिया, क्योंकि तरसे जा रहे थे कोका कोला को। शिवाम्बू पीते पीते थक गए थे और अब यहां कोई देखने वाला भी नहीं था, कोई गांधीवादी भी नहीं था, कोई चुनाव का भी सवाल नहीं था, कोई मत का भी सवाल नहीं था। अब कौन मौका चूके पी ही लो कोका कोला। कोका कोला आया और आधा ही पी पाए थे कि एकदम से घंटी बजी और एक आदमी ने आके खबर दी कि बस चाय, कॉफी, कोका कोला ब्रेक खत्म, अब सब अपना शीर्षासन के बल खड़े हो जाओ। तो जल्दी से लोग शीर्षासन के बल खड़े हो गए। तब मुरारजी को पता चला कि कहां फंसे, मगर फिर भी अभ्यास तो था ही। 50% अभ्यास तो नरक का यहीं कर लिए, रहा 50% तो वहां कर लेंगे। लोग अभ्यास कर रहे हैं। अब मैंने जिंदगी में कभी इनकम टैक्स दिया नहीं, दूं ही क्या, देने वाला ही नहीं। नौकरी भी करता था, तो जब वो घड़ी आई कि तनख्वाह मेरी इतनी हो जाए कि उस पर इनकम टैक्स लगे, मैंने कहा कि वो कमी रहने दो, इनकम टैक्स की झंझट में कौन पड़ेगा। सो मैंने तनख्वाह नहीं बढ़वाई। जब वो ज्यादा ही जिद करने लगे कि तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, क्योंकि वो तो नियम के अनुसार, तो मैंने कहा इस्तीफा ले लो, मगर इनकम टैक्स वो मैं नहीं दूंगा, अपनी जिंदगी में मैंने नहीं दिया। कौन इस झंझट में पड़े। कम तनख्वाह पे राजी था, मगर वो राजी नहीं थे। कहने लगे तनख्वाह तो लेनी पड़ेगी, वो तो कानून है, कब तक हम इसको रोकेंगे, और आपका रोकेंगे तो दूसरे लोग ऐतराज उठाएंगे। और आप क्यों परेशान होते, इनकम टैक्स तो थोड़ा ही सा कटेगा, तनख्वाह ज्यादा बढ़ती। मैंने कहा ज्यादा और कम का सवाल नहीं, इनकम टैक्स का गणित ही मेरी समझ में नहीं आता, मेरा गणित और। तो मैंने कहा इस्तीफा ही ले लो, वो झंझट मीठी। जब मैंने अपने प्रिंसिपल को कहा कि इस्तीफा ही ले लो, तो उन्होंने मुझे ऐसा देखा जैसे मैं पागल हूं। मैंने उनसे कहा ऐसे मत देखो, हालत बिल्कुल उल्टी है, पागल तुम हो। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि 7 दिन छुट्टी लेके विचार तो कर लो, नौकरी छोड़ने की नहीं। मैंने कहा कि विचार करके मैंने कभी कुछ किया।
अरे निर्विचार ही तो मेरी शिक्षा है। उन्होंने कहा भाई तुम्हें जो करना, अपना सिर पीट लिया, तुम्हें जो करना हो करो। तो मैंने कहा कागज हो तो दे दो, तो यही मैं इस्तीफा लिख दूं। फिर भी बेचारे समझाए कि घर से लिख के भेज देना, सोच विचार कर लो, परिवार में पूछ लो, मित्रों को पूछ लो, थोड़ा कोई भी कदम उठाना तो सोच समझ के, अच्छी नौकरी इसे यूं नहीं छोड़ देते। मैंने कहा फिर वही बात, अरे नौकरी कितनी अच्छी हो, नौकरी ही है। मैं ठहरा मालिक आदमी, और क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी में कुछ खाक नौकर था? उन्होंने कहा ये तो मैं भी मानूंगा कि नौकर तो तुम थे, लेकिन नौकर तुम थे नहीं, क्योंकि मैंने कभी छुट्टी की दरखास्त नहीं दी और जब चाह तब छुट्टी पर रहा। सच पूछो तो महीने में 15 दिन छुट्टी, और प्रिंसिपल इस डर से मुझसे कहे ना, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा कि इस्तीफा। और विद्यार्थी मुझे प्रेम करें तो वो कहें 15 दिन आए तो भी ठीक, जितने दिन आए उतने ही ठीक। और यूं भी नहीं था कि मैं अपने गांव में ही रहा जहां विश्वविद्यालय था, सारे मुल्क में घूमता रहता, अखबारों में खबरें छपती। प्रिंसिपल मुझे कहते कि भैया इतना तो कम से कम करो, तुम्हें छुट्टी नहीं लेनी मत लो, मगर अखबार में खबर छपती कि तुम कलकत्ते में थे। और यहां हम दफ्तर में दिखा रहे हैं, तुम हमें फंसाओगे, फांसी लगवाओ। मैंने उनसे कहा कि चमत्कार होते, इसमें क्या अड़चन? ये तो आध्यात्मिक देश है, यहां तो हर तरह के चमत्कार होते, इसमें कोई अड़चन नहीं। शरीर यहां, आत्मा कलकत्ते में। वो कहते ये बातें मैं किसको समझाऊंगा और कौन मेरी सुनेगा? मुल्ला नसरुद्दीन को एक बीमारी थी जो रात में कई दफा उठ कर देखे कि बिस्तर के नीचे कोई है तो नहीं, सो ही ना पाए। इधर नींद लगे कि उधर बस डर पैदा। डॉक्टरों ने बहुत दवाइयां दी, नींद की दवाइयां दी, कोई दवाइयां काम ना आए। रात में कई दफा उठ कर देखे, आखिर डॉक्टरों ने कहा कि ये मामला मानसिक है, तो मानसिक चिकित्सक के पास जाओ। मानसिक चिकित्सक ने भी बहुत मनोविश्लेषण किया, बड़े सपनों की तलाश की, मगर सपनों वगैरह से कुछ लेना देना हो तब। आखिर मनोवैज्ञानिक ने भी कहा कि हाथ जोड़े भाई, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, इसका कोई सूत्र ही नहीं मिलता, इसकी जड़ी नहीं मिलती है। किस तरह की बीमारी? तुम देखते क्या हो बार बार उठ के? तो मुझे शक पैदा हो जाता कि कोई छिपा ना हो। अरे जब दरवाजे बंद हैं, ताला लगा के सोए हो, खिड़कियां बंद हैं, कोई छिपा कैसे होगा? नसरुद्दीन कहता कि मैं भी अपने को समझाता हूं, अरे भाई ताला बंद है, मगर तब ख्याल आता है पता नहीं आज खुला छोड़ दिया, खिड़की भूल चूक से सिटकनी न लगी हो। और आदमी ऐसे चालबाज हो गए कि बाहर से सिटकनी खोल लें, कोई आ ही गया हो एक दफे देख ही लूं, और बस उठा कि नींद खराब हो जाती, फिर घंटे भर में बामुश्किल नींद लगती हो, फिर वही। कोई महीने भर बाद मनोवैज्ञानिक ने देखा नसरुद्दीन बड़ी तेज चाल से सुबह सुबह घूमता हुआ बगीचे से लौट रहा है, बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। पूछा कि आज बड़े प्रसन्न हो, उदासी नहीं, रात भर की थकान का क्या हुआ, अब उठ के नहीं देखते? उसने कहा कि सब खत्म हो गया, मेरी सांस क्या आई, 2 मिनट में उसने बीमारी खत्म कर दी। बड़े बड़े डॉक्टर हार गए, तुम भी हार गए, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हार गए, ताबीज बांधे, मजारों पर गया, फकीरों की सेवा की, क्या क्या नहीं किया, सब गोरख धंधे कर लिए।
मगर मेरी सास क्या गजब की स्त्री, आई और खत्म कर दिया। मनोवैज्ञानिक ने भाई मुझे भी बता दो, कभी किसी और को बीमारी हो ऐसी तो काम आ जाए। उसने कहा कि मामला बड़ा सीधा साधा। वो गई और आरा उठा लाई और चारों पैर खाट के काट दिए। अब खाट लग गई जमीन से। अब लाख में शक करूं क्या फायदा, अंदर कोई घुस ही नहीं सकता।